हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। क्या हाल चाल। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं, एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब फाइनली आप उन लेक्चर्स को देख रहे हो जिन लेक्चर्स को देखने से ना सिर्फ आपको फिजिक्स समझ में आएगी बल्कि आप खुद फिजिक्स के हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा भी इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है। और जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, वो भी टेंशन खत्म हो गई। आप मेरे अंदाज के अंदर फिजिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत कम समय में फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत ज्यादा आउटपुट मिल सकता है आपको इन लेक्चर्स को देखने का, राइट। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 पार्ट ए। आपको पता ही है मैंने चैप्टर 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 3। तो शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। तो हमने सेंटर ऑफ मास को बहुत अच्छे से समझा। सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर अ रिजिड बॉडी, ठीक है। कैसे कंपोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कैसे ट्रंकेटेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। दैट वाज वन थिंग। फिर हमने देखा सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें पता चला है कि यार सेंटर ऑफ मास जो है वो तो ओवरऑल सिस्टम के ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लिखते हैं P बराबर एम वी, तो m तो यहाँ पर सिस्टम का टोटल मास है, v जो है वो किस पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो हमने देखा था कि v किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, इनफैक्ट ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। जब हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो m तो यहाँ पर सिस्टम का टोटल मास हो गया, बट a किस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। फिर हमने देखा था किसी पार्टिकल का नहीं, इनफैक्ट ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो ओवरऑल ट्रांसलेशन की जो इक्वेशंस हैं या ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सेंटर ऑफ मास। तो अब हम सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम से रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास की मोशन से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे और देखेंगे कैसे जितना आसान हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था उससे भी ज्यादा आसान है सेंटर ऑफ मास की मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। बट ज्यादा चांसेस इस कैटेगरी के क्वेश्चंस के पूछे जाने के होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोजन के बारे में, और एक्सप्लोजन में जो सेंटर ऑफ मास की अंडरस्टैंडिंग है उसका रोल क्या है, अगेन थ्रू प्रॉब्लम्स। एंड देन अगर टाइम अलाउ करता है तो कॉलिजन और कॉलिजन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब हमारा कॉलिजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ में करना चाहते हो, नीट की या जेईई मेंस की पूरी तरीके से मुझ पर रिलाय करना चाहते हो, तो फिर सिर्फ यूट्यूब पे जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनको देखने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी डीपीपीज हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको यूट्यूब के अलावा भी मुझे देना पड़ता है, और मैं यूट्यूब पर दे नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस डाले जा सकते हैं। तो फिर मुझे मजबूरी में वेबसाइट बनानी पड़ी www.physicsman.in, और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने सब कुछ उपलब्ध करवा रखा है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। तो एक बार इस वेबसाइट को आप जरूर चेकआउट करना। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों की मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था वीसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा मोशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दो पार्टिकल है, एक का मास 1 किलोग्राम है, एक का 2 किलोग्राम है, मूविंग अलोंग द सेम लाइन विथ स्पीड्स 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक मान के चलना दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इफ बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। चलो कह भी दिया इसने, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, m1v1। तो पहला मास है 1 किलोग्राम, पहले की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास है 2 किलोग्राम और दूसरे की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 1 + 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 + 4 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, डिवाइडेड बाय 3 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 8 और 2 हो गया 10, डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी। बेहद आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन ऑफ मास स्मॉल m stands at the left
एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्लेड ऑफ लेंथ कैपिटल एंड मास m। तो ऐसा आपका एक प्लैंक है, ठीक है, ये रहा आपका प्लैंक। और ये जो प्लैंक है इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है? इसकी लेंथ आपको दे रखी है l, और इसका खुद का मास आपको कितना दे रखा है? खुद का मास आपको दे रखा है, इसका खुद का मास आपको दे रखा है कैपिटल m दे रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक इंसान है, इसके ऊपर एक इंसान है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये इसके ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर चल रहा है। इसका मास कितना है? इसका मास आपको दे रखा है स्मॉल m दे रखा है, ये इसका मास दे रखा है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, वो लाइज ऑन फ्रिक्शनलेस आइस, मतलब इसके नीचे कोई फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है भाई। बाहर से एक ही फोर्स लगने की आशंका थी, वो है फ्रिक्शन, वो भी नहीं लग रहा यहां पर। तो अब हमने देखा था कि जब पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ठीक है, हमने देखा था कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, अगर ऐसा होता है तो हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि वो पहले भी रेस्ट पर था, मतलब सेंटर ऑफ मास वो पहले भी रेस्ट पर था, ये जो एग्जांपल दे रखा है इसमें, और ये बाद में भी क्या रहेगा? ये बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। यानी कि ओवरऑल COM का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? इस पर्टिकुलर केस के अंदर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ये बात हमने पकड़ी। तो ये बना हमारा हथियार, ये बना हमारा हथियार, इसको हमें यहां पर यूज करना है। क्योंकि शुरुआत में इस पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, क्योंकि सब रेस्ट पर था, तो थ्रू आउट मोशन भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो बस इस बात को हमने पकड़ा। अब हम देखेंगे कि फिर होगा क्या। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये आगे तो बढ़ेगा, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये अपने पांव से पीछे धकेलता जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, चलने के दौरान अपन जो सरफेस है उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो होगा क्या कि जब आपका मैन जो है वो कहां पर आ चुका होगा? जब आपका मैन दूसरे एंड पर पहुंच चुका होगा, ठीक है, तो जब आपका मैन दूसरे एंड पर पहुंच चुका है, मतलब अब आदमी कहां पर पहुंच चुका है? अब आदमी यहां पर पहुंच चुका है, यहां पर पहुंच चुका है आदमी आपका, ठीक है। तब तक आपका जो पूरा का पूरा स्लेड है वो भी पीछे की तरफ जा चुका होगा। कितना पीछे गया यही हमें निकालना है। तो ये वाला पॉइंट पहले यहां था, अब यहां पर आ गया, तो कितना पीछे चला गया? तो ये हो गया आपका x, इतना पीछे की तरफ चला गया आपका स्लेड, यहां से पीछे की तरफ चला गया। अब अगर ये x है और ये पूरी की पूरी लेंथ l है, तो जो ये रिमेनिंग लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा l माइनस एक्स हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट l माइनस एक्स हो जाएगा। तो सिस्टम में दो चीजें हैं, ठीक है। पहला है मैन, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, तो ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है। कितना? इफेक्टिवली l माइनस एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन जो है वो हो जाएगा आपका l माइनस एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस मोशन के दौरान
डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लेड कितना होगा, स्लेड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप देख रहे हो स्लेड का ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ चला गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए -x होगा। एंड ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसे की वैसे ही लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का था, जैसा वेलोसिटी का था, जैसा एक्सेलरेशन का था, बिल्कुल वैसा ही है। इसको हमने नाम दे दिया x1 और इसको हमने नाम दे दिया x2। तो बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। पहला मास, तो पहला मास कितना है, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय पहला डिस्प्लेसमेंट x1। दूसरा मास कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x2, डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया m प्लस कैपिटल M। और ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी कि दोनों के मास और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उनका सम 0 हो जाएगा। तो यहां से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय l माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल x के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव आएगा ना, तो 0 की उस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव आ गया। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय l हो गया, माइनस mx हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल mx हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ गया, अंदर बच गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और एक तरफ बच गया स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय l। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं ये हमने जो टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ा था ना उससे भी मैच कर रहा है कि टू पार्टिकल सिस्टम में हमने देखा था कि किसी भी एक पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो ऊपर दूसरे वाले पार्टिकल का मास रखोगे। तो यहां पर भी वैसा ही हो रहा है कि हमारी जो स्लेड है उसका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमने ऊपर मास किसका रखा है, मेन का रखा है, डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और टोटल लेंथ दोनों के बीच की कितनी है, कैपिटल L है, मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन की। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने के अंदर, राइट। इसको देखो, दो पार्टिकल हैं इनिशियली एट रेस्ट, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर वेलोसिटीज, देयर इंटरनल अट्रैक्शन। तो एक पार्टिकल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, तो दूसरा पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा विथ वेलोसिटी 2v। ये हो गया पार्टिकल नंबर 1 और ये हो गया पार्टिकल नंबर 2। एक की वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरे की माननी पड़ेगी नेगेटिव, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी। तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं, पहले वाले पार्टिकल का मास, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास 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 कुछ भी नहीं कह रहेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर वैसे तो कहना चाहिए था आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोलना चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो ठीक है, दोनों का मास अपन बराबर ले लेते हैं। तो पहले पार्टिकल का मास स्मॉल m, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव v क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरे वाले का मास स्मॉल m बट वेलोसिटी लिखी जाएगी -2v क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा आपका स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा कितना, mv mv -2mv डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारा, इसमें से ही चला गया तो -mv बचा डिवाइडेड बाय 2m बचा, m से m चला गया तो -v डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। तो इतनी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, two particles which are initially at rest move towards
each other under the action of their internal attraction if their speeds are v and 2v at any instant. मास का कुछ लफड़ा है क्या इसमें? कैलकुलेशन तो ठीक है, एक को पॉजिटिव लिया है एक को नेगेटिव लिया है। अरे यार एक चीज मैंने ध्यान ही नहीं दी, एक चीज मैंने ध्यान ही नहीं दी, इसीलिए मैं सोच रहा था इसमें मास के बारे में क्यों नहीं दे रखा। देखो कई बार चीजों को है ना ध्यान से नहीं पढ़ते और अज्यूम कर लेते हैं, तो उससे कितनी बड़ी गलती होती है। देखो यहां पर हमें मास के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो मैंने गलती क्या कर दी, ध्यान तो दिया नहीं, केयरफुल तो रहा नहीं, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है यार दोनों के मासेस को सेम मान लो। जबकि क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा हिंट दे रखा है हमें। क्वेश्चन में क्या हिंट दे रखा है ना? चलो बढ़िया है, मेरे से गलती हुई तो अब आपको भी याद रहेगा कि ऐसी गलती भविष्य में नहीं करनी, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। इसमें क्या रखा है, वो मूव कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ दियर इंटरनल अट्रैक्शन। ये बात ध्यान में रखो कि जो भी उनके ऊपर फोर्स लग रहा है वो इंटरनल अट्रैक्शन है, इंटरनल फोर्स है। इसका मतलब ये सब कुछ गलत हो गया, ठीक है? इसीलिए दोनों का मास नहीं दे रखा। चंट है यार क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है? चंट पार्टी है, जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज किया है आपको, ठीक है ना? तो आपने नोटिस किया कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? यहां पर 0 है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि पहले भी पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, मतलब सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पर था, है ना? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर था। और अब हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास बाद के किसी इंस्टेंट पर भी किस पर रहेगा? बाद के किसी इंस्टेंट पर भी रेस्ट पर रहेगा। पहले भी रेस्ट पर था, इनिशियली भी रेस्ट पर था, फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा। ये हमें पता चल गया। कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। वो तो बढ़िया है, यहां पर 0.5v आंसर नहीं था, वरना हम थोड़ी ना इतना दिमाग लगाते। वो तो किस्मत से हमने जो गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया और जो हमारा आंसर आया वो चारों ऑप्शनों में नहीं था, इसलिए हमने दोबारा चेक कर लिया कि कहाँ गलती हुई है, वरना इतना एग्जाम में थोड़ी ना इतना होता है। तो ये क्वेश्चन और अच्छा बनाया जा सकता था। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन करता तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन पक्का 0.5v डालता, पक्का 0.5v डालता, क्योंकि मुझे पता है कि फिर बहुत सारे बच्चे उसको टिक करके आते। तो बी केयरफुल, है ना? क्वेश्चन को थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। दो बॉयज हैं ए एंड बी, मास इज 60 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम, स्टैंडिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एट पॉइंट पी एंड क्यू। this if they move towards each other by pulling a common string they will meet at। तो वही वाला क्वेश्चन कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो रस्सी के थ्रू लगा रहे हैं, टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। पहले भी रेस्ट पर थी, पहले भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास आपका वहीं की वहीं रहेगा। तुम सोचो, जब दोनों सेपरेटेड थे तो बीच में कहीं होगा, जब दोनों मिल गए सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं रहना चाहिए। इसका मतलब पक्का दोनों कहां पर मिलेंगे? पक्का दोनों सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। तो यहां पर हिंट क्या पकड़ा अपनों ने? यहां पर हमने पकड़ा कि एज नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? यहां पर 0 है।
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट पर था, इनिशियली भी रेस्ट पर था, और फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पर आप देख लो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाती है ऐसे केस में, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब मजबूरी में दोनों जब एक दूसरे को छुएंगे तो कहां पर छुएंगे, एक दूसरे से सेंटर ऑफ मास पर मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में दे विल मीट एट सेंटर ऑफ मास। ऐसे केसेस में हमेशा जो मीटिंग होगी वो कहां पर होगी, सेंटर ऑफ मास पर होगी। और अब दोनों का सेंटर ऑफ मास तो हम निकाल ही सकते हैं, तो हम RCM तो यहां पर निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे RCM? M1 कितना है, 60 किलोग्राम है, और उसकी लोकेशन क्या है, -10,0,0, तो -10 आई कैप, ये उसकी लोकेशन है। ठीक है, फिर Q जो है उसका मास कितना है, 40 किलोग्राम है। ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या है, +10 आई कैप, 0 0 है बाकी तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा, 60 + 40 मतलब दैट इज 100। तो ओवरऑल ये आ जाएगा आपका माइनस का 600 आई कैप, और यहाँ पर आ गया प्लस का 400 आई कैप डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब माइनस का 200 टाइम्स आई कैप डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 चले गए, तो माइनस का 2 आई कैप, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। यानी कि किस पॉइंट पर मिलेंगे, यानी कि ये मिलेंगे, अगर आप तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहो तो -2,0,0, ये हो जाएगा आपका मीटिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, -2,0,0, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देख रहे हो मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वेलोसिटी कंजर्व, मतलब अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अ मैन ऑफ 50 किलोग्राम मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर। ठीक है, he throws a stone of 0.5 kilogram mass downwards with a speed of 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बाहर से एकमात्र फोर्स लगने की आशंका थी, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी यहां पर 0 हो गया, क्योंकि हमें क्या कह रखा है, ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी फ्री रीजन। तो एक तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम के ऊपर, ऑन सिस्टम, वो कितना है, वो है आपका 0। तो कहानी आगे की एज इट इज हो जाएगी कि अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी कांस्टेंट। और इनिशियली आपका पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर था, तो इनिशियली आपके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी, ठीक है, वो कितनी थी, 0। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था। ठीक है, और फाइनली भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, फाइनली भी सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, पहले का मास m1, पहले का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, दूसरे का मास m2, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ये कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और इससे हमें क्या पता चलता है, सबकी वैल्यू रखते हैं, तो मैन का मास कितना है, 50 किलोग्राम है। ठीक है,
और स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर, he throws a stone 0.5 kilogram downwards with a speed of this. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor, तो मैन की जो डिस्टेंस है डेल्टा x1 ये हमसे पूछी गई है, मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमसे पूछा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में। m2 जो पत्थर फेंका गया है वो कितने किलोग्राम का है, 0.5 किलोग्राम का, और वो नीचे की तरफ चला गया कितना, 10 मीटर, फ्लोर से जाके टकराया तो 10 मीटर नीचे की तरफ गया है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, पत्थर गया नीचे, आदमी गया ऊपर, ठीक है। और m1 m2 तो इधर जाके वैसे भी जीरो हो जाएंगी, तो इज इक्वल टू जीरो रख दिया हमने। और यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो डेल्टा x1 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, उधर जाके हो गया पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 50, तो डेल्टा x1 आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 50, मतलब 1/10, यानी कि 0.1 मीटर, इतना हो जाएगा आपका मैन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हेन द स्टोन रीचेस द फ्लोर, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर, इतना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस अबव द फ्लोर कितनी हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोर कितनी होगी, फ्लोर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो 10 मीटर और ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.1, तो आंसर आ जाएगा 10.1 मीटर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये तो पकड़ ही लो कि ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना, फिर सेंटर ऑफ मास का एज इट इज रहना, रेस्ट पर रहना, उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो ना, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतना कॉमन क्वेश्चन है कि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसके डिफरेंट फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन अगेन क्वेश्चन का भले ही लैंग्वेज अलग हो, कुछ भी अलग हो, बट क्वेश्चन का फ्लेवर जो है वो सेम है। दो स्फेरिकल बॉडीज है, एक का मास m है, एक का 5m है, दोनों की रेडियस r और 2r है। तो एक की रेडियस हो गई यहां पर, एक की रेडियस हो गई r, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, r है, और एक की रेडियस हो गई 2r, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई 2r। इसका मास कितना है m, और इसका मास कितना है 5m है, ठीक है। रिलीज इन फ्री स्पेस, कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, फ्री स्पेस, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी लगाएंगे, बाकी और कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू 12r, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है, मतलब ये जो सेपरेशन है यहां से लेके यहां तक का जो सेपरेशन है वो 12 टाइम्स r है, यहां तक का जो सेपरेशन है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कॉलिजन। तो अगर ये पॉइंट मासेस होते तो हमें पता है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पर था, अब भी रेस्ट पर रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर दोनों पॉइंट मासेस होते तो एग्जैक्टली कहां पर मिलते, सेंटर ऑफ मास पर मिलते, जैसा अभी अपनों ने वो 2% वाला क्वेश्चन किया था। लेकिन यहां पर दोनों पॉइंट मासेस नहीं है, दोनों स्फेरिकल बॉडीज है, तो सेंटर ऑफ मास पर पहुंचने से पहले टकरा जाएंगे। तो मान लो जहां पर भी ये मिलेंगे, मान लो जहां पर भी ये मिलेंगे, कि मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये तो आ गया आपका यहां पर, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है ये आ गया आपका यहां पर, ऐसे मिले हैं यहां पर। ध्यान रखना है ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन तो हमें पकड़ में आ गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम के ऊपर, जीरो, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो m1 प्लस m2 आता है वो तो वैसे भी जीरो में चला जाता है। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पर पकड़ ली, इसी के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चन भी किए। अब बस ये देखो कि किस किस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो हमसे पूछा गया है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी। तो मान लेते हैं कि स्मॉलर बॉडी का सेंटर पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये अपन मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है। ठीक है, वो कितना है, x है। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ऐसे ही इसका जो सेंटर है वो पहले यहां था, अब यहां कहीं पर आ गया, अब यहां कहीं पर आ गया, यहां पर आ गया सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहां कहीं पर आ गया आपका सेंटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। ये यहां से यहां चला गया, कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 12r माइनस x हो जाएगी। भाई 12r में से अगर अपन x को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। हमें तो कौन सी निकालनी है, हमें ये वाली निकालनी है। ठीक है, हमें तो ये वाली निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2r है। तो x, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2r, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो भी होगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, डेल्टा x2। इन सब का सम कितना होना चाहिए, इन सब का सम कितना होना, इसका नाम डेल्टा x1 रख देते हैं ना, डेल्टा x1 रख देते हैं। तो इसका, इसका, इसका और इसका, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 12r के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सा डायग्राम के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका सेंटर यहां से यहां चला गया, यहां से यहां तक की रेडियस r हो गई, यहां से इसके सेंटर तक की रेडियस 2r हो गई, और इसके सेंटर की फाइनल और इनिशियल कंडीशन के बीच की डिस्टेंस डेल्टा x2। इन चारों का सम कितना हो जाना चाहिए, 12r हो जाना चाहिए। तो यहां से हमने पकड़ा कि डेल्टा x1 प्लस r प्लस 2r प्लस डेल्टा x2, इन सब का सम किसके बराबर हो जाना चाहिए, 12r के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब जो आपका डेल्टा x2 है वो कितना हो जाएगा, 12r में से 3r चले गए तो बचेंगे 9r माइनस डेल्टा x1 हो जाएगा। ये हमें पता पड़ गया। अब बस हमारा क्वेश्चन हमारे सामने, हमें तो डेल्टा x1 निकालना है, इसलिए डेल्टा x2 को भी हमने डेल्टा x1 की फॉर्मेट में निकाल लिया। तो अब इसको देखते हैं अपन। तो पहले का मास कितना है, कैपिटल M है। पहले का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, कितना, डेल्टा x1। ठीक है, दूसरे का मास कितना है, 5m है, 5m। और नोटिस करो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। और कितना हो रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे -9r माइनस डेल्टा x1। इतना आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन भी लगा दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, और ओवरऑल ये कितना आना चाहिए, ओवरऑल ये आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो ये जो नेगेटिव टर्म है ना, इसको अपन दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा 5m मल्टीप्लाइड बाय 9r माइनस डेल्टा x1। ये इधर आके पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना, और इधर क्या बच गया आपका, m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 बच गया। चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 45mr माइनस 5m इंटू डेल्टा x1, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा x1। इसको अपन इधर ले आएंगे तो ओवरऑल ऐड हो जाएगा, तो 6 टाइम्स m इंटू डेल्टा x1 इसके इक्वल आ जाएगा 45 टाइम्स m इंटू r के इक्वल आ जाएगा, m से m चला गया, और यहां से आप डेल्टा x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, 45r डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, बचेंगे 3, और
6 पंजे 30, तो 7.5 आर ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी एंगल से नया क्वेश्चन थोड़ी ना है, क्योंकि ऐसे तो हमने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं। फिर बच्चों को क्यों दिक्कत आएगी? बच्चों को दिक्कत आएगी क्योंकि बच्चों की ये जो इमेजिनेशन है, ये जो ज्योमेट्रिकल नॉलेज है बच्चों की, ये वीक होती है, बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स में चीजें दिखती है, ये दिखता है ना आपको, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस बच्चों का ये कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता, इसलिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पहले का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट और ऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर मैंने किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने क्वेश्चन करवाए हैं, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास की मोशन से रिलेटेड। एक बार के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, हमें पता पड़ चुका है कि हाँ यार कहाँ हिट किया जा सकता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन के बारे में। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि शुरुआत में हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पर हो, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। अब एक्सप्लोजन के दौरान जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो इंटरनल लगते हैं, तो यहां पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, ऐसे दरारें डेवलप हो रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दरारें डेवलप हो रही है। तो ये इंटरनली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सप्लोजन के दौरान जो भी एक्सप्लोजिव होता है वो इंटरनल फोर्स लगाता है। अब जैसे ही एक्सप्लोजन होगा तो पहली बात हमने क्या नोटिस करी कि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है सिस्टम के ऊपर वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब नेट मोमेंटम जो है, नेट मोमेंटम जो है वो भी क्या रह जाता है आपका, वो भी आपका कंजर्व्ड रह जाता है। मतलब बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम आपको सेम नजर आएगा, ठीक है ना। मतलब बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम, बिफोर एक्सप्लोजन जो भी आपका मोमेंटम था जनरली 0 होगा, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन सिस्टम रेस्ट पर होगा। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा, ये आपको दोनों इक्वल नजर आएंगे। तो ये दोनों आपको एग्जैक्टली इक्वल नजर आएंगे। ये आपको इस एक्सप्लोजन के दौरान ध्यान में रखना है। मतलब जैसे ये फटेगा तो फटने के बाद में एक टुकड़ा, ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये वाला जो टुकड़ा है, ठीक है, ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये वाला जो टुकड़ा है ये इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये वाला जो टुकड़ा है ये इधर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से जाएंगे कि इनका नेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। मान लो इसका मास और ये वाला टुकड़ा जो है, ये वाला जो टुकड़ा है, ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा, ऐसे इसके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। मान लो इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका मास m3 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसका मास m4 है, इसकी वेलोसिटी v4 है, इसका मास m5 है और इसकी वेलोसिटी v5। ऐसे 5 टुकड़े हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि इनका जो नेट मोमेंटम होगा, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 एंड प्लस m5 v5, ये कुल मिला के क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पहले भी 0 था, ठीक है, पहले भी 0 था क्योंकि शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पर था, और बाद में भी 0 रहेगा, मतलब इन सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात यहां पर पकड़ने वाली है कि एक्सप्लोजन के दौरान नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये आपको एक मूल मंत्र मिल गया, एक्सप्लोजन के दौरान नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान जो भी फोर्स लग रहा होता है वो इंटरनल फोर्स लगता है, दैट्स इट। तो
तो अब बस इतनी सी बात को पकड़ के हम एक्सप्लोजन से रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा थोड़ा तो छप गया है, मैं एक काम करता हूँ इसको अलग पेज पर ले आता हूँ, है ना। ओम नमः शिवाय। यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट, और यहाँ इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक, तो ये अपन क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। An object flying in air with velocity this suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5। मतलब एक का मास 1 किलोग्राम ले लो, दूसरे का 5 ले लो, तो शुरुआत में टोटल मास कितना था, 6 किलोग्राम था। तो जो शुरुआती मोमेंटम रहा होगा वो कितना रहा होगा, टोटल मास तो रहा होगा आपका 6, और वेलोसिटी कितनी है 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप एंड -12 के कैप। ये तो है आपका इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है आपका इनिशियल मोमेंटम है। ठीक, सडनली ब्रेक्स इनटू मतलब वही एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक का मास हो गया 1 और एक का मास हो गया 5। तो एक का मास हो गया 1 और एक का मास हो गया 5। ठीक है, अब दोनों की स्पीड के बारे में बात करते हैं। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी दिस। तो जो स्मॉलर मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप एंड प्लस 8 के कैप है, ये है वेलोसिटी। तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें निकालनी है, तो उसको अपन मान लेते हैं एक बार के लिए v मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें निकालनी है कि वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस कितनी होगी। तो ये आपने क्या करा, ये आपने दोनों का फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, ये आपने दोनों का फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। और आपको पता ही है एक्सप्लोजन के दौरान नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो दोनों को आपने इक्वल कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन। सॉल्व कर लो इसको। तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आई कैप आ जाएगा, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 जे कैप आ जाएगा, 6 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 के कैप आ जाएगा, और इधर क्या बचा 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप और प्लस 8 के कैप प्लस 5 टाइम्स v, ये बचा आपका। तो सबको इधर भेज देते हैं। तो 120 में से 100 चले गए, कितना बचेगा 20 आई कैप बचेगा। 150 में से 35 चले गए तो कितना बचेगा 115 बचेगा। ठीक है, और -72 पहले से है, 8 और आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का 80 के कैप इज इक्वल टू 5 टाइम्स v। तो सिर्फ v कितना होगा उसके लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 आई कैप। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 3 23 जे कैप, 23 जे कैप, और इसको डिवाइड करोगे तो -16 टाइम्स के कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो 4 आई कैप 23 जे कैप -16 के कैप, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर एकदम करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आपको एक्सप्लोजन दिखते ही आपको क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। These two are 1 किलोग्राम फर्स्ट पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट है 1 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर है तो एक को हम मान लेते हैं आई कैप और दूसरे को अपन मान लेंगे जे कैप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। एंड 2 किलोग्राम सेकेंड पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा वो जो पार्ट है वो 2 किलोग्राम का है और वो 8 मीटर से चल रहा है, उसको हमने मान लिया जे कैप डायरेक्शन में। If the third part flies off with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड, its mass would be। तो थर्ड पार्ट जो है उसका मास हमें फाइंड आउट करना है।
उसका मास हमें फाइंड आउट करना है। अब उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी गलती कर देंगे बच्चे। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये जो मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, शुरुआत में रेस्ट पर था सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम पक्का था 0। तो यहां से पहले तो हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर आएगा मास की फॉर्मेट में, तो कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा हमारा -12 टाइम्स आई कैप एंड -16 टाइम्स जी कैप डिवाइडेड बाय मास m। बहुत केयरफुल रहना बेटा, डायरेक्ट बच्चे यहाँ पर 4 कर देंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा, मास भी वेक्टर फॉर्म में निकाल के बैठ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बना दिया है किसी ने, राइट। तो अब देखो, अब ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। अब इससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें 4 दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग कितना होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं रूट के अंदर कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, मास का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो गया 256 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। ये जो मैग्नीट्यूड है ना ये 4 के इक्वल आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बहुत प्यारा हो गया। चलो अपन सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4, m स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया तो m तो नीचे बाहर आ गया रूट से, 144 और 256, 56 300 रूट 400 हो गया, ठीक है। मतलब m जो है वो आ गया आपका रूट 400, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 20 चला गया, तो 5 किलोग्राम का होना चाहिए हमारा थर्ड पार्ट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किसी बच्चे को दोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चा गलती करेगा, बच्चा मास भी वेक्टर फॉर्म में निकाल के बैठ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं। अब बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट, तो शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पर है, एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ मासेस 18 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम, एक का मास m1 एक का मास m2। द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। तो एक तो तरीका ये है कि अपन वेलोसिटी निकाल लें और उसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। एक तरीका और भी है भाई, हमें पता है कि शुरुआत में सिस्टम रेस्ट पर था, ठीक है, और बाद में भी आपका नेट मोमेंटम जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब पहले पार्टिकल के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। पर डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी तो दोनों के मोमेंटम का सम 0 आएगा। मोमेंटम को अगर एनर्जी की टर्म्स में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास m1 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी E1, और इसको आप लिखोगे तो रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास m2 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी E2। तो यहां से आप डायरेक्ट रूट तो हटा ही सकते हो, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि E2 डिवाइडेड बाय E1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2। मतलब एनर्जी जो होती है ना वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फंडा हमें मिल गया, ठीक है। तो बॉम्ब ऑफ मास 13 किलोग्राम रेस्ट एक्सप्लोड हो गया 18-12, द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो 18 वाले की जो एनर्जी है वो अपन निकाल लेते हैं, तो 18 वाले की एनर्जी को हमने क्या ले लिया यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2, मास हो गया 18 और वेलोसिटी कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर हमने कर दिया 36, उसको हमने E1 मान लिया, और E2 जो है वो 12 किलोग्राम वाले की एनर्जी है, वो हमें निकालनी है, ठीक है, इज इक्वस टू। तो अब ध्यान रखो हमने 1 किसको माना है, 18 को, तो m1 का मतलब हो गया आपका 18 किलोग्राम और m2 का मतलब हो गया 12 किलोग्राम, बस खत्म। तो E2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर, ये 6 से 3 टाइम गया
और ये 2 टाइम गया, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 18 टाइम्स 36। तो 4 से ये 9 टाइम्स चला गया, 9 इंटू 3 करोगे तो 27, और 27 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540, 540 में से 54 माइनस कर लेना, हाँ 486, ठीक है, 486 जूल आपका आंसर आ जाए। कैलकुलेशन एक बार कर लेना, ठीक है ना। तो E2 जो है वो आ जाएगा आपका, है ना, कैलकुलेशन एक बार और देख लेना, 486 जूल आपका आंसर होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब से ये फंडा भी ध्यान रखना ना, ये बहुत जगह काम आएगा। ये अलग अलग चैप्टर में भी काम आएगा आपके, अलग अलग चैप्टर में। जैसे आप ना अल्फा डीके के बारे में पढ़ोगे, तो वो भी तो एक्सप्लोजन ही होता है कि आपका न्यूक्लियस था, रेस्ट पर था, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैं बाद में भी करवा दूंगा, बट वो यही फंडा है बेसिकली, कि एनर्जीज का जो रेशियो होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट स्प्लिट्स अप इनटू 3 सेगमेंट्स। तो ये पहले तो चला गया अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर पहुंचा तो इसकी ओवरऑल स्पीड कितनी रहेगी? तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होती है, ठीक है। तो ऐसे यहां तक पहुंच गया। अब ये क्या करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर स्प्लिट्स अप इनटू 3 सेगमेंट्स, वही एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन, m और 2m, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जो है यहां से, वो तो आपका नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड्स विद 0 इनिशियल। सेकंड पार्ट रिटर्न्स वाया सेम पाथ टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपका अगर सेकंड पार्ट जो है वो वापस से इसी पाथ के ऊपर ट्रेवल करेगा, तो पक्का उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उतनी ही होनी चाहिए जितनी टॉप मोस्ट स्पीड है। भाई यहां से कोई यहां तक आया है तब स्पीड u cos थीटा है, तो पक्का इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो वापस से वो कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? u cos थीटा होनी चाहिए, तब जाके अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगा, तब जाके अपने पाथ को रिट्रेस कर पाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ मास 2m जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वुड बी। तो जो आपका थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो अभी तो आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, किसी क्वेश्चन में उसकी रेंज पूछी जा सकती है, कितनी दूर जाके गिरेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब आप कर लोगे एक बार आपके पास में वेलोसिटी आ जाए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लोजन का है, इसका मतलब नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। शुरुआत में मोमेंटम कितना था? तो शुरुआत में आपका मोमेंटम था टोटल मास, तो टोटल मास कितना है? m+m+2m। और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में u cos थीटा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में u cos थीटा। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब अपन देखते हैं फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो तीनों पार्ट्स का मोमेंटम लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, जस्ट एक्सप्लोजन के बाद में। तो फर्स्ट पार्ट का जो मोमेंटम है वो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का जो मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब -m इंटू यू कॉस थीटा आ जाएगा। उसका मास है m और स्पीड है u cos थीटा। और जो थर्ड पार्ट है
उसका मास है 2m और उसकी वेलोसिटी v हमें फाइंड आउट करनी। आ जाएगी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा m m 2m और 2m 4m हो गया, तो 4m इंटू यू कॉस थीटा इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस m u कॉस थीटा इज इक्वस टू 2mv। तो यहाँ से 4m और 5m हो गया, तो v जो है m से m तो चला गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स u कॉस थीटा, ये हमारी स्पीड हो जानी चाहिए थर्ड पार्ट की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए यहाँ पर एकदम करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि अब इसकी वेलोसिटी पता पड़ गई 5/2 u cos थीटा, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी रेंज कितनी होगी, ये कहाँ पे जाके गिरेगा, ये कहाँ पे जाके गिरेगा। तो अब तो रेंज आप निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास में आ गई, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय √2h/g। उसका एक आसान तरीका और है, देखो आपका जो पहला पार्ट है वो तो वापस से ओरिजिन पर आ गया, जो दूसरा पार्ट है वो रेंज के आधे पॉइंट पर आ गया, तीसरा पार्ट कहां पर होगा, तो तीनों का जो लोकेशन है वो आपको, दो का तो पता है, तीसरे का आपको फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास के बारे में आपका कंक्लूजन क्या है कि सर सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मान लो ये नहीं फटता तो ये कहां जाके गिरता, ये रेंज पर जाके गिरता, ठीक है, जो इसकी रेंज थी वहां पर जाके गिरता। तो भले ही ये फट जाए, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना उसकी मोशन अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां पर होगा इसका, जाके 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 आपको रेंज पर ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता पड़ गई, आर पर है, पहले पार्ट की लोकेशन पता पड़ गई 0 पर है, दूसरे पार्ट की लोकेशन पता पड़ गई r/2 पर है, ठीक है। तो तीसरे पार्ट की लोकेशन आप आसानी से पता कर सकते हो। आए ना समझ में कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वापस यहीं पर गिरेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी r/2, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी r/2, और जो थर्ड पार्ट है वो कहीं दूर जाके गिरेगा, ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो कहीं दूर जाके गिरेगा, तो उसी की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो पहला वाला पार्ट जो है m, उसकी पोजीशन कितनी है 0, वो तो वापस ओरिजिन पर आ गया। दूसरा वाला पार्ट फ्री फॉल करते करते r/2, तो दूसरा वाला पार्ट है m, इसकी पोजीशन कितनी है r/2, और तीसरा वाला पार्ट कितना है 2m, इसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है कि ये कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, तब ओरिजिन से मेजर कर रहे हो। ये ओरिजिन पर है, दूसरा r/2 पर है, तीसरा कहां पर होगा तो उसको आपने x मान लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस स्मॉल m प्लस 2m, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाना चाहिए। और सेंटर ऑफ मास कहां पर है r/2 r पर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है आपका रेंज के बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये m 2m 4mr उधर चला गया, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ m इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया 4m मल्टीप्लाइड बाय r, और ये mr/2 उधर जाके हो जाएगा, mr/2 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 1 चला गया, तो 7mr डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, m से m तो चला गया, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स r। 7 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब हो गया लगभग 1 पॉइंट बचेंगे 375 टाइम्स r, इतनी डिस्टेंस पर जाकर आपका तीसरा पार्ट गिरेगा, मतलब रेंज के 1.75 टाइम्स पर। तो ये क्वेश्चन भी बना बना के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। भाई एक तो तरीका ये है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज, एक आप अपना तरीका भी लगा सकते हो कि आपको हाइट पता हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो आपने रेंज की टर्म्स में निकाला है, तो ये वाला तरीका बढ़िया है, फिर ना हाइट पता करके आप हाइट की टर्म्स में भी क्या निकाल सकते हो, ये चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो करना दूसरे मेथड से ट्राई करना, स्पीड आपके पास में, हाइट आप निकाल लेना, हाइट की टर्म्स में
आप देखना वो कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, करके देखना, आई होप आ जाएगा, वरना ये तरीका भी फिट है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का लेक्चर अपन यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिनको हो सकता है तुम्हें दोबारा देखना पड़े, दोबारा सुनना पड़े, खुद कुछ करने का मन करे कि यार चलो इसमें मैं ऐसा करके देखता हूँ, सर ने तो भले अपने तरीके से कर दिया। तो एक बार करना, भले इस लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत पड़े, दोबारा देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कॉलिजन्स के बारे में, मजा आएगा। कॉलिजन्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कॉलिजन कहीं भी यूज हो सकता है, जैसे एक्सप्लोजन कहीं भी हो सकता है ना, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, वैसे कॉलिजन कहीं भी यूज हो सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग अच्छे से कॉलिजन को समझेंगे, और फिर हमारा पार्ट ए जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।